बाबूजी, अब आपके घुटनों का दर्द कैसा है? रमेश बेटा, कुछ मत पूछ। घुटनों का दर्द तो जरा भी कम नहीं हो रहा है। बस भगवान से अब तो यही दुआ है, अब उठा ले मुझे। ये घुटनों का दर्द मुझे बर्दाश्त नहीं होता बेटा। बाबूजी, डॉक्टर ने जो 1 हफ्ते की दवाइयां और दिया है, उन दवाइयों को खा लीजिए आप, फिर हम फिर से डॉक्टर के पास चलेंगे। अरे बेटा, कितनी बार मुझे डॉक्टर के पास ले जाएगा? ये दवाइयां तो मुझे दुश्मन की जैसी लगने लगी हैं। अब तो बस भगवान से यही दुआ है कि जल्दी से जल्दी मुझे अपने पास बुला ले। नहीं बाबूजी, ऐसा नहीं बोलते। आपके होने से इस घर में कितनी रौनक है, आपको नहीं पता। बाबूजी, मरे आपके दुश्मन, ऐसी बातें क्यों करते हैं बाबूजी आप? अभी तो आपको रोहन के बच्चे भी खिलाना है। अरे बेटा, कहाँ रोहन के बच्चे खिला पाऊंगा मैं? बाबूजी, क्यों नहीं खिला पाएंगे? आपकी तमन्ना थी कि आप रोहन की शादी देखें, इसलिए हमने रोहन की शादी भी जल्दी कर दी है। नाती बहू तो आ गई है आपकी, अब पोता या पोती भी आएगा, अपने परदादा की गोदी में भी खेलेगा वो। बेटा, इंसान की इच्छाएं तो बढ़ती ही जाती हैं। इंसान की इच्छाओं का क्या है? बस मुझे रोहन की शादी देखने की तमन्ना थी, तो भगवान ने वो भी पूरी कर दी। वैसे बेटा, रोहन और बहू कब आ रहे हैं लौटकर? बस बाबूजी, 2 दिन बाद वो लोग आ रहे हैं। वैष्णो देवी के दर्शन तो अच्छे से हो गए ना उन लोगों को? हाँ बाबूजी, वैष्णो देवी के दर्शन भी अच्छे से हो गए। मेरा रोहन बहुत अच्छा है। आजकल के बच्चे शादी होने के बाद इधर उधर घूमने फिरने जाते हैं, तीरथ जाने को कोई नहीं देखता। लेकिन मेरे रोहन ने मेरी बात मानी। मैंने उससे बोला, बेटा तुम्हारी शादी हुई है, तुम वैष्णो देवी जाकर आ जाओ, तो एक बार भी मेरे नाती ने मना नहीं किया, तुरंत ही हाँ बोल दिया। बाबूजी, कैसे हाँ नहीं बोलता? आखिर आपका नाती जो है, आपकी आज्ञा का पालन करना रोहन का और हम लोगों का फर्ज है। बेटा, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो भगवान ने तुम जैसी बहू मुझे दिया है। बाबूजी, खुशनसीब आप नहीं, खुशनसीब तो हम लोग हैं। बेटा, तुम्हारी सास के जाने के बाद तुमने मेरा कितना ख्याल रखा है, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देती हो बेटा, वरना आजकल तो बुजुर्गों को एक कोने में पड़े रहने दिया जाता है। बाबूजी, ये सब बातें छोड़िए, मैं आपके लिए खाना ला देती हूँ, आप खाना खा लीजिए। आज मैंने आपकी पसंद की सब्जी बनाई है। ठीक है बेटा, ला दे। रमेश बेटा, जो संस्कार हमारी बहू में है, भगवान करे वही संस्कार तुम्हारी बहू में भी आ जाएं। हाँ बाबूजी। बाबूजी, रोहन की शादी को 15 दिन तो हुआ ही है, इतने जल्दी हम बहू के व्यवहार को समझ नहीं सकते, ना ही बहू हमारे व्यवहार को समझ पाएगी। थोड़ा वक्त लगेगा एक दूसरे को समझने का। हाँ बेटा, ये भी बात सही है। ये लीजिए बाबूजी, देखिए मैंने आपके लिए करेले की सब्जी बनाई है। आपको करेले की सब्जी बहुत पसंद है ना? हाँ बेटा, ला दे दे। मम्मी, पापा, गायत्री, देखो हमारे बहू बेटे आ गए, जल्दी से आरती की थाली लेकर आओ। आ गए बेटा तुम लोग? हाँ माँ, प्रणाम। प्रणाम मम्मी जी, प्रणाम पापा जी। खुश रहो बच्चों, दूध नहाओ, कूदो फलो। प्रणाम दादाजी। दादाजी। बच्चों, आ गए तुम लोग? जी दादाजी। दादाजी, आप कैसे हैं? ठीक हूँ बेटा। बेटा, तुम्हें वैष्णो माता के दर्शन तो अच्छे से हो गए ना? हाँ दादाजी, दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गए हमें। चलो बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है। दादाजी, आपके चरण स्पर्श करने हैं हमें। अरे बेटा, ऐसे ही आशीर्वाद दे देता हूँ। तुम्हें तो पता है मेरे घुटनों के दर्द के मारे मुझसे ज्यादा उठते बैठते नहीं बनता। बेटा, पैर पड़ना तो एक नियम है, बस पैर पड़ लेने से या पड़वा लेने से कोई बड़ा छोटा नहीं होता। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है बच्चों। दादाजी, आपने खाना खाया? हाँ बेटा, खाना तो हो गया है मेरा, बस अभी दवाइयाँ खा के आराम ही कर रहा था। ठीक है दादाजी, आप आराम करिए, हम भी जाकर फ्रेश हो जाते हैं। ठीक है बेटा। गायत्री, तुमने हमारी बिटिया को फोन लगाया कि नहीं? हाँ जी, लगाया था। अगले हफ्ते उसकी डिलीवरी की डेट है, अब जल्दी से हमारी बिटिया की भी खुशखबरी आ जाए। हाँ गायत्री, अब तो उसी का इंतजार है, जल्दी से गुड न्यूज सुनने को मिल जाए। मम्मी जी, ये लीजिए चाय नाश्ता। पूजा बेटा, दादाजी को दिया तुमने चाय? मम्मी जी बस ले जा ही रही थी। लाओ बेटा, बड़े जोरों की भूख लगी थी आज। जी पापा जी। बहू सच में बहुत अच्छी है हमारी। देखो जी, अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी बहू से मिले हुए हमें कितने दिन हुए हैं ये बताइए। 2-4 दिनों में हम किसी को नहीं पहचान सकते कि कौन कैसा है। थोड़ा समय बीतेगा तब पता चलेगा कि कैसी है हमारी बहू। अरे गायत्री, ऐसा नहीं है, किसी को पहचानने के लिए 1 घंटा ही काफी होता है। ये तो कहने की बातें हैं जी, ऐसा कुछ नहीं होता। 1 घंटे में कोई किसी को नहीं पहचान सकता। शुरू में सब अच्छा ही व्यवहार करते हैं, बाद में पता चलेगा। हम तो बस ऐसा चाहते हैं कि जैसे हमने अपने सास ससुर की सेवा की है, वैसे ही हमारी बहू भी हमारी सेवा करे, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। गायत्री, जरूरी नहीं कि तुम जैसी हो वैसा ही सामने वाला भी हो, अब थोड़ा बहुत एडजस्ट करके चलना ही पड़ता है। हम अपने आप से किसी की तुलना नहीं कर सकते, हर किसी का व्यवहार, हर किसी का नेचर अलग होता है, और हमें सामने वाले को वैसे ही अपनाना पड़ता है। ये जरूरी तो नहीं है कि जो गुण तुम में हो वही तुम्हारी बहू में भी हो। नहीं जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। हमारे बेटे बहू की शादी को अभी 1 महीने ही हुए हैं। 1 महीने में 15 दिन तो उन्होंने घूमने में ही निकाल दिए। बचा 15 दिन में से 10 दिन तो बहू अपने मायके में रही है। अब 5-6 दिनों में कितना समझ लेंगे हम, ये बताइए। ठीक है बाबा, तुम परखते रहो अपनी बहू को, हमारे हिसाब से तो ठीक है भाई। आप मेरी बातों को अन्यथा मत लीजिए, मैं अपनी बहू को गलत नहीं बोल रही हूँ। अच्छी है, थोड़ा उसे परखना पड़ेगा, तभी तो उसका व्यवहार, तभी तो उसका नेचर हमें समझ में आएगा। ठीक है बाबूजी, मैं ऑफिस चलता हूँ। हाँ बेटा, तुम जाओ, मैं आता हूँ। रोहन बेटा। जी पापा जी। बेटा, कल की मीटिंग फिक्स कर लेना, सामने वाली पार्टी से सारी डील कर लेंगे। ठीक है पापा जी।
और बेटा ऑफिस पहुंचते ही सारे वर्करों की पेमेंट रिलीज कर देना आज। जी पापा, ठीक है पापा जी, मैं चलता हूँ। हमारे बेटे ने कितनी छोटी उम्र से ऑफिस संभाल लिया है। गायत्री, यदि मैं ऑफिस ना भी जाऊं तो मुझे टेंशन नहीं रहती। रोहन ने इतने अच्छे से ऑफिस संभाला है, बहुत खुशी होती है देखकर। हाँ जी, आखिर बेटा किसका है? सारे वर्कर बहुत खुश रहते हैं हमारे रोहन से। हाँ जी। हाय राम, ये घुटनों का दर्द तो क्या बताऊं। बाबूजी, कहाँ जा रहे हैं आप? बेटा, पलंग के उस तरफ मेरा चश्मा गिर गया है। बाबूजी, आपको इस तरह बेड से उतरने की जरूरत नहीं है। किसी को भी आवाज लगा देना था आपको। बिना सहारे के आप तो वैसे भी चल नहीं सकते हैं। धोखे से यदि आप बेड से गिर गए तो क्या होगा, सोचिए। अरे बेटा, बार बार तुम लोगों को परेशान करना मुझे अच्छा नहीं लगता। बाबूजी, इसमें परेशान होने वाली बात क्या है, ये बताइए। बचपन में जब मैं छोटा था तो मैंने आपको कितनी बार परेशान किया होगा, ये बताइए। आप बैठिए, मैं आपका चश्मा ला देता हूँ। बाबूजी, आपसे मिलने बुआ जी आ रही हैं आज। हाँ बेटा, हम बहुत दिनों से तुम्हारी बुआ जी से मिले नहीं हैं। हाँ बाबूजी, वो आ रही हैं आज। भैया कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ जीजी, आप सुनाइए। मैं भी ठीक हूँ भैया, बस थोड़ा पैरों में तकलीफ रहती है मुझे भी। उर्मिला, पैरों में तो मेरे भी बहुत तकलीफ रहती है। वो तो ये कहो, मेरे बहू बेटे हैं तो मैं अब तक जिंदा हूँ, वरना ना जाने क्या होता मेरा। अरे भैया, ये कैसी बातें करते हैं आप? प्रणाम बुआ जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। और बुआ जी, घर पर सब बढ़िया है ना? हाँ गायत्री, घर में सब बढ़िया है। भैया से मिले हुए बहुत दिन हो गए थे तो सोचा मिलने चली जाऊं। अब भैया तो मेरे घर आ नहीं सकते, इसलिए मैं ही चली आती हूँ। बुआ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने भाई से मिलने चले आते हो। और सुनाओ गायत्री, तुम्हारी बहू कैसी है? बुआ जी, बहू तो बहुत अच्छी है मेरी। बुआ जी, बहू हमारा बहुत ख्याल रखती है। अपने दादाजी को समय पर गोली दवाई, समय पर खाना देना, सारा काम वही करती है। ये सब 4 दिन की चांदनी है गायत्री। देखना, अभी थोड़ी पुरानी होगी ना तो उसे ये सब करने में रोना आएगा। आजकल की बहू बेटियों को देखा नहीं है कि तुमने? बोलती हैं जिस घर में सियाने रहेंगे उस घर में हम नहीं रहते। अरे आजकल की बहुएं तो अपने ससुराल पहुंचते ही सारे घर को अलग अलग करवा देती हैं बुआ जी। लेकिन हमारी बहू ऐसी नहीं है, बहुत अच्छी है वो। गायत्री, मैं भी अपनी बहू की ऐसी ही तारीफ करती थी पहले, लेकिन फिर क्या हुआ तुम्हें तो पता ही है ना। अपने हाथ पैर चलेंगे तो हम खाएंगे, जिस दिन हाथ पैर चलना बंद हुए ना उस दिन तो भूखे ही मरना पड़ेगा, समझो। बुआ जी देखिए, ताली दोनों हाथों से बजती है। मेरी बातों का बुरा मत मानना आप, लेकिन कुछ तो हमारे हाथों में भी रहता है। हम लोगों ने पहले से ही बहुओं के प्रति दिमाग में ऐसी धारणा बनाकर रखी है कि वो पराई लड़की है, वो आएगी तो ऐसा करेगी वैसा करेगी, और फिर हम अपनी सोच के प्रति उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। बस इसीलिए रिश्तों में कड़वाहट आने लगती है। क्योंकि मैंने आपको देखा है, आपकी बहू को 8 दिन हुआ ही था मुश्किल से अपने ससुराल में, और मेहमानों से आप अपनी बहू की बुराई करने लगे थे। ये सब बातें आपकी बहू ने सुन ली थी। बस तभी से आप सास बहू के रिश्तों में कड़वाहट आ गई है। अब बाद में चाहे आप उसके साथ कितना ही अच्छा व्यवहार क्यों न करें, लेकिन आपके प्रति उसने अपने मन में जो छवि बना ली है वो तो नहीं जा सकती ना। देखिए बुआ जी, बहू को यदि हम बेटी बनाकर रखेंगे तो वो भी हमें माँ बाप से कम नहीं समझेगी। आप दूर मत जाइए, आज मुझे ही देख लीजिए। अम्मा जी और बाबूजी ने मुझे कितना प्यार दिया था जब मैं इस घर में आई थी, तो उन्होंने आज तक मुझे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी थी, तो मैंने भी कभी उन्हें बेटी की कमी महसूस नहीं होने दी। बुआ जी, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। बुआ जी, मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा आप, लेकिन देखिए बुआ जी, अभी आपके हाथ पैर चल रहे हैं, भगवान न करे कल को आपके हाथ पैर नहीं चलेंगे, तब आपका क्या होगा। इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अपनी दोनों बहुओं के साथ बहुत प्रेम से रहिए। मैं आपके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। हाँ बहू, ठीक है। वैसे हमारी बहू बहुत सही बोल रही थी। देखो उर्मिला, बुढ़ापे में कोई किसी का साथ नहीं देता, बहू बेटे ही होते हैं जो आखिरी समय पे हमारा साथ देते हैं। हाँ भैया, आप सही बोल रहे हैं। गायत्री बहू ने आज मेरी आंखें खोल दी। मैंने कभी अपनी बहू को बेटी नहीं समझा, बस हमेशा उसे उल्टा सीधा बोलते रही। हमेशा अपनी बहू को उल्टे सीधे शब्द बोलना, उसे ताने मारना, उसे हर समय नीचा दिखाना, बस यही काम थे मेरे, और आज भी ऐसा ही करती हूँ मैं। ये बहुत गलत बात है जीजी, अभी भी समय है, तुम सुधर जाओ, वरना ऐसा ना हो कि जब तुम्हारे हाथ पैर ना चले तो कोई तुम्हें 1 गिलास पानी के लिए भी ना पूछे। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं ना तो हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। उर्मिला, आज यदि मेरा बुढ़ापा सुख से बीत रहा है तो ये समझ लो मेरे कर्म अच्छे थे, जिसका फल मुझे आज मिल रहा है। हाँ भैया, आप सही बोल रहे हो। उर्मिला, बात बात पर अपने बहू बेटों की बुराई करना अच्छी बात नहीं है। चलिए बुआ जी, नाश्ता कर लीजिए। हाँ बहू, चल रहे हैं। मम्मी जी, प्रिया दीदी का फोन आया है। प्रिया का फोन आया है? हाँ मम्मी जी, प्रिया दीदी को आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हेलो, हाँ प्रिया बेटा बोलो। तुम ठीक तो हो ना बेटा? मम्मी, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मम्मी एक बहुत बड़ी अनहोनी हो गई। कैसी अनहोनी बेटा? क्या हुआ बेटा, बता मुझे। मम्मी, मेरी सासू माँ सीढ़ियों से गिर पड़ी हैं। क्या बात कर रही है बेटा? समधन जी ठीक तो है ना? मम्मी, वो ठीक नहीं है, सीढ़ियों से गिरने के कारण उनका एक पैर फ्रैक्चर हो गया है। अच्छा, अभी कहाँ है समधन जी बेटा? मम्मी जी को प्लास्टर बंधा है। अब आपको तो पता है इस हफ्ते मेरी भी डिलीवरी की डेट है। मम्मी जी के पैरों में प्लास्टर बंधवा दिया है और उनका इलाज कराकर देवर जी ने अपने साथ ले जा लिया है उन्हें। अब मैं इस हाल में कहाँ मम्मी जी की सेवा कर पाऊंगी। हाँ बेटा। मम्मी, पहले तो मम्मी जी थी तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। मम्मी जी मेरी डिलीवरी के लिए ही आई हुई थी मेरे पास,
लेकिन अब उनके साथ ऐसा हो गया, इसलिए वो देवर जी के साथ चली गई हैं। और मम्मी, आपको तो पता है ये भी अपने ऑफिस के काम से 2-2 3-3 दिनों के लिए बाहर रहते हैं। बेटा अब क्या होगा? मम्मी मैं ये बोल रही थी कि आप और पापा कल आ जाइए इधर। नहीं नहीं बेटा, मैं नहीं आ सकती। मैं कैसे आ सकती हूँ, तू ही बता। क्यों नहीं आ सकती मम्मी? पापा और आप आ जाइए। अब तो भाभी भी आ गई है घर संभालने के लिए। बेटा बात घर संभालने की नहीं है, तुम तो जानती हो तुम्हारे दादाजी के घुटने के दर्द के मारे वो चल फिर नहीं सकते हैं, इसलिए बेटा उनकी देखभाल करना बहुत जरूरी है। अभी तुम्हारी भाभी नहीं है, अभी उसे उतनी समझदारी नहीं है बेटा, वो कहाँ तुम्हारे दादाजी की देखभाल अच्छे से कर पाएगी। बहू तुम जाओ बेटा, प्रिया को इस समय तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। हाँ मम्मी आप आ जाइए। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे पापा से पूछकर बताती हूँ। ठीक है मम्मी, आप शाम को फोन करिएगा मुझे। हाँ ठीक है बेटा। क्या हुआ गायत्री? बुआ जी, प्रिया की सास सीढ़ियों से गिर गई हैं और सीढ़ियों से गिरने के कारण उनके पैर में फ्रैक्चर आ गया है। अब इस समय पे प्रिया की देखभाल करने वाला कोई नहीं है और इसी हफ्ते के अंदर हमारी बेटी की डिलीवरी की डेट है, इसलिए प्रिया बोल रही है कि आप आ जाओ मम्मी पापा के साथ। अरे गायत्री जाओ ना, तो यहाँ भैया को संभालने के लिए तुम्हारे बहू बेटी है ना। हाँ बुआ जी, मैं बात करती हूँ इनसे। गायत्री तुम्हारी बेटी को तुम्हारी बहुत जरूरत है अभी, उसकी सास ठीक रहती तो तुम ना भी जाती तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। हाँ बुआ जी वही तो, लेकिन बाबूजी को इस हाल में छोड़कर जाने की भी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है मेरी, क्योंकि बाबूजी, अब आप तो बाबूजी की हालत देख ही रही हो, हर समय बाबूजी को सहारे की जरूरत पड़ती है। देखो गायत्री, जब तक तुम बहू बेटों पर जिम्मेदारी नहीं डालोगी, जब तक तुम्हें कहाँ से पता चलेगा कि वो कितने निपुण हैं। हाँ बुआ जी, मैं बात करती हूँ इनसे। गायत्री जब ऐसी बात है तो हम कल ही चलते हैं अपनी बेटी के घर। चलते तो हैं जी, लेकिन बाबूजी को कौन संभालेगा? और बाबूजी को सहारे की बहुत जरूरत पड़ती है, आपको तो पता है। मम्मी जी आप क्यों टेंशन लेती हैं? मैं हूँ ना, मैं दादाजी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। आप जाइए अभी दीदी के घर, दीदी को आप लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब ऐसे समय पर बेटी को अपने मायके वालों का ही सहारा रहता है। हाँ मम्मी, पूजा एकदम सही बोल रही है। प्रिया दीदी की डिलीवरी अब किसी भी समय हो सकती है, इसलिए आप लोगों का उनके पास होना बहुत जरूरी है। मैं एक काम करता हूँ, आज ही आप लोगों की टिकट करवा देता हूँ, तो कल सुबह की ट्रेन से आप लोग निकल जाइए। हाँ रोहन बेटा, तुम सही बोल रहे हो। मम्मी जी आप ज्यादा सोचिए मत, आप ये जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ जाइए। बात जिम्मेदारी की नहीं है बेटा, अभी तुम नई हो, तुम्हें उतनी समझ नहीं है, तुम क्या क्या करोगी ये बताओ। मैं सब कर लूंगी मम्मी जी, आप दादाजी की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। देखो बेटा, दादाजी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बस ये सोच लो कि दादाजी को सिर्फ मैं तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रही हूँ। जिस तरह हम छोटे बच्चे पर ध्यान देते हैं, उसी तरह तुम्हें बाबूजी पर ध्यान देना पड़ेगा। हाँ हाँ मम्मी जी, क्यों नहीं, आप यहाँ की बिल्कुल भी टेंशन छोड़ दीजिए, आप टेंशन फ्री होकर जाइए। टेंशन फ्री रहेंगी तब तो आप दीदी की और होने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे की सेवा कर पाएंगी। हाँ गायत्री, हमारी बहू बहुत समझदार है, देखो कितनी अच्छी बातें कर रही है। ठीक है बेटा, चलिए मम्मी जी हम जल्दी से पैकिंग करते हैं। हाँ बेटा चलो। मम्मी जी इस बैग में मैंने दीदी के लिए उनकी पसंद की चीजें बनाकर रख दी है, डिलीवरी से पहले दीदी खा लेंगी, और डिलीवरी के बाद के लिए मैंने दीदी के लिए गुड़ सौंठ के लड्डू और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाकर रख दिए हैं। बहुत अच्छा किया बेटा तुमने। ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, हम लोग चलते हैं। जी पापा जी। बेटा दादाजी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। हाँ मम्मी जी, आप दादाजी की बिल्कुल भी चिंता मत करिए। चलिए मैं आपको स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। हम इतने दिनों के लिए घर से जा तो रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों घर की और बाबूजी की बहुत चिंता हो रही है। गायत्री तुम तो बिना मतलब का ही चिंता कर रही हो, बहू है ना, बहू सब संभाल लेगी, पढ़ी लिखी बहू है हमारी। बात पढ़ी लिखी होने की नहीं है, आजकल की जनरेशन के हिसाब से बुजुर्गों की सेवा कर पाना बहुत मुश्किल होता है। अरे ऐसा नहीं है, ये समझ लो कि ये बहू की परीक्षा है। यदि हमारे सूने में बहू ने दादाजी की अच्छे से देखभाल की, तो फिर वो हमारी भी अच्छे से देखभाल कर लेगी। देखते हैं बहू अपनी परीक्षा में खरी उतरती है या नहीं। कैसी बेफजूल की बातें करती हो तुम। बेफजूल की नहीं जी, अभी नहीं समझ सकते आप मेरी बातों को। चलो ट्रेन निकलने का समय हो गया है। दादाजी के लिए आज कुछ अच्छा बनाती हूँ मैं, रोज रोज वही परेजी खाना खाते हैं बेचारे। ऐसा बनाऊंगी कि ना ही उनको नुकसान करेगा और जल्दी से पच भी जाएगा। क्या बनाऊं? हाँ दादाजी, चलिए उठिए दादाजी। अरे क्यों मुझ बूढ़े को परेशान कर रही है बेटा। दादाजी मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल बनाकर लाया है। मेरे लिए क्या ही स्पेशल बनाकर लाई होगी बेटा तू, मुझे तो वही रोज दिन का दाल दलिया खिचड़ी ही खाना पड़ता है, और लौकी गोभी भिंडी ये सब खा खा कर तो मैं परेशान हो गया हूँ। अरे दादाजी आप खाकर तो देखिए इसे। ये क्या दादाजी, जब देखो तब आप रजाई ओढ़कर ही पड़े रहते हैं। दादाजी अब आप इतने भी बूढ़े नहीं हुए हैं कि उठकर 4 कदम चल ना सकें। चलिए चलिए, अब ये सब कुछ नहीं चलेगा, उठिए। दादाजी मैंने कहा उठिए ना, बस इसी कमरे में आपकी सारी दुनिया है ऐसा लगता है। 1 महीने से देख रही हूँ मैं दादाजी आपको, इस कमरे की चौखट से बाहर आप कदम भी नहीं रखते हैं। थोड़ा हिम्मत रखिए, हौसला रखिए अपने आप में, आप आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते हैं। अरे बेटा मेरे घुटनों के दर्द के मारे तो मैं तुझे क्या बताऊं। दादाजी अब ये सब कुछ नहीं चलेगा, मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी, आप उठिए। चलिए आज मैं आपको बाहर लेकर चलती हूँ। बहुत हुआ,
ये रूम अकेली आपकी दुनिया नहीं है दादाजी। ठीक है दादी अम्मा। हाय राम, मेरे घुटने। दादाजी आप इसे खाकर देखिए। चलिए मैं आपको पकड़ पकड़ कर सामने तक लेकर चलती हूँ आज। नहीं नहीं बेटा, मेरे लिए तो 10 कदम चल पाना बहुत मुश्किल है। कहाँ मैं 4 कमरों को लांग कर बाहर जाऊंगा। दादाजी आपने अपने दिमाग पे बैठा लिया है कि मैं चल ही नहीं सकता, मैं जा ही नहीं सकता। आप देखिए चलकर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस कमरे में अकेले पड़े पड़े आपको कैसा लगता होगा? बेटा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं भी क्या करूं बेटा। मुझे भी सबके साथ बैठना उठना, सबके साथ खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये घुटनों के दर्द के मारे तो मैं बहुत परेशान हूँ बेटा। चलिए दादाजी इस कमरे से बाहर निकालती हूँ मैं आज आपको। देखा ना दादाजी, आप आ गए ना मेरे साथ यहाँ तक। हाँ बेटा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैं अपने कमरे से चलकर यहाँ बाहर तक आ गया। बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, ऐसा लग रहा है कई सालों के बाद मैंने बाहर की दुनिया देखी है। दादाजी कभी मम्मी पापा जी ने कोशिश नहीं की आपको बाहर लाने के लिए? नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। उन लोगों ने तो बहुत कोशिश की, लेकिन मैं ही हिम्मत हार जाता था। बस जब डॉक्टर के घर जाना रहता था तो मेरा बेटा गोदी में उठाकर मुझे गाड़ी में बैठालता था और गाड़ी से फिर गोदी में उठाकर मेरे कमरे में छोड़ देता था। मेरे बेटे बहू ने तो बहुत सेवा की है बेटा, मैं उन लोगों को कभी नाम नहीं रख सकता। हाँ दादाजी, मम्मी पापा जी सच में बहुत अच्छे हैं। आंटी मेरी बॉल आई है यहाँ। नहीं बेटा, आपकी बॉल नहीं आई है। बेटा ये बच्चे कौन है? दादाजी ये पड़ोस के बच्चे हैं, हमारे आंगन में आकर खेलते रहते हैं। अच्छा दादाजी। हाँ बच्चों बोलो। क्या हम आपको दादाजी बोल सकते हैं? हाँ बेटा बोल सकते हो। दादाजी आप हमें पहली बार दिख रहे हो यहाँ पर बैठे? हाँ बेटा, मैं कभी बाहर नहीं निकलता, मेरे घुटनों में दर्द है ना, इसलिए। ठीक है दादाजी आप बैठिए, मैं जल्दी से खाना बना कर आती हूँ। तुम्हारा क्या नाम है बच्चों? दादाजी मैं यहाँ बैठ जाऊँ? हाँ बेटा बैठ जाओ। दादाजी मेरा नाम सोनू है और मेरा नाम चिंकी है। दादाजी ये मेरी दोस्त है और ये भी मेरा दोस्त है। बड़े प्यारे बच्चे हो तुम लोग। अरे भाई मेरे भी दोस्त बन जाओ तुम लोग। हाँ दादाजी, हाँ हाँ। दादाजी आप ना हमको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाना। हाँ बच्चों ठीक है। बस फिर क्या था, इसी तरह दादाजी का समय बच्चों के साथ बीतने लगा। अब तो दादाजी को बाहर बैठने की जैसे आदत सी हो गई थी, लेकिन 4 कमरों को क्रॉस करके दादाजी को जाना पड़ता था, इसलिए दादाजी उतना लंबा चल कर आते थे तो थक जाते थे। चलिए दादाजी मैं आपको सामने बैठा देती हूँ ले जाकर। अरे बिटिया, मुझे तो इस कमरे में रहने की इच्छा नहीं होती अब। ऐसा लगता है बस सामने बैठा रहूं। बाहर की दुनिया कितनी अच्छी लगती है अब मुझे। आते जाते मोहल्ले पड़ोस के लोग, बच्चों की किलकिलाहट, पक्षियों की चहचहाहट, ये सब सुनकर मेरा मन बहल जाता है। ऐसा लगता है बेटा जैसे तूने मेरा जीवन बढ़ा दिया हो। मेरे अंदर जीने की चाहत और बढ़ गई है बेटा। ये तो अच्छी बात है दादाजी। लेकिन बेटा इस तरह मैं तुझे रोज रोज परेशान करता हूँ कि बेटा मुझे बाहर तक छोड़ दे, मुझे बाहर तक छोड़ दे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता बेटी। ऐसा लगता है कि बरामदे के बगल वाले कमरे में शिफ्ट हो जाऊं मैं। दादाजी ये तो और भी अच्छी बात है, जब भी आपको मन करेगा आप तब निकल कर बाहर बैठ सकते हैं। 4 कदम चलना पड़ेगा आपको। हाँ बेटा वही तो। और दादाजी आप ये मत सोचिए कि आप मुझे परेशान कर रहे हैं बाहर छोड़ने के लिए। ये तो मेरा फर्ज है आपकी सेवा करना, मुझे कोई परेशानी नहीं होती। हाँ लेकिन यदि आप बाहर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा आपको। जब आप बाहर के कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे तो हॉल के बगल में ही आपका रूम है। इस रूम से तो आप बार बार बाहर निकल नहीं सकते, लेकिन आप उस रूम में रहोगे तो कम से कम घर में आने जाने वाले सभी लोगों से आपकी मुलाकात हो जाएगी। और इतनी बड़ी खिड़की है कि आपका मन करे तो आप उस खिड़की से बाहर देख भी सकते हैं। बाहर का नजारा, आते जाते लोग, पक्षियों की चहचहाहट, बच्चों का खेलना, ये सब आपको नजर आते रहेंगे। हाँ बेटा ये कमरा तो मुझे सच में खाने को दौड़ता है। तो चलिए ना दादाजी, मैं आज ही आपका सारा सामान उस कमरे में शिफ्ट कर देती हूँ। लेकिन बेटा बहू ने मेरे लिए ये कमरा बहुत प्यार से सजाया था। इस घर का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा रूम है ये। बहू ने ये सोचकर मुझे ये कमरा दिया था कि इस कमरे में सारी सुख सुविधाएं रहेंगी, और उसने खुद अपनी पसंद से इस कमरे में सब कुछ डेकोरेशन किया है ताकि मुझे अच्छा लगे। यदि मैं ये कमरा छोड़कर गया तो बहू बुरा मान जाएगी बेटा। नहीं नहीं दादाजी, मम्मी जी बुरा नहीं मानेंगी। मम्मी जी तो आपकी खुशी में खुश होती हैं। जब मम्मी जी को ये बात पता चलेगी तो वो भी बहुत खुश होंगी, देखना आप। चलिए दादाजी मैं आपको आज ही उस कमरे में शिफ्ट कर देती हूँ। ठीक है बेटा। दादाजी बधाई हो, प्रिया दीदी को बेटी हुई है। अरे वाह बेटा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लीजिए मम्मी का फोन आया था, आपसे बात करने के लिए बोल रही थी। हाँ बेटा लगाओ फोन, बात कराओ। मम्मी दादाजी से बात कर लीजिए। हेलो बाबूजी, प्रणाम। खुश रहो बेटा। बाबूजी प्रिया को बेटी हुई है, आप पर नाना बन गए। हाँ बेटा तुम्हें भी बधाई हो, तुम भी नानी बन गई। बाबूजी आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा मैं तो बहुत अच्छा हूँ। बहू आपका अच्छे से ख्याल तो रख रही है ना? हाँ हाँ बेटा, बहू बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है मेरा। ठीक है बाबूजी, मैं फोन रखती हूँ, हॉस्पिटल में हूँ अभी। ठीक है बेटा। रमेश ठीक है ना? हाँ बाबूजी, वो कुछ दवाइयाँ लेने गए हैं। हाँ ठीक है बेटा। ठीक है मम्मी, फोन रखता हूँ मैं। हाँ बेटा ख्याल रखना। बेटा इस कमरे में आकर तो जैसे मेरे अंदर एक नई जान सी आ गई है। दादाजी कि इस कमरे में आपको बहुत खुशी मिलेगी तो हम पहले ही आपको यहाँ शिफ्ट कर देते। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे वहाँ भी अच्छा लगता था, लेकिन थोड़ा
वहाँ पर लोगों से मिलना जुलना कम हो गया था। इस कमरे में होने से मुझे ये फायदा है कि घर में आने वाला कोई भी व्यक्ति सबसे पहले मुझसे मिलकर जाता है। इसी बहाने मेरा भी मन लगा रहता है। मैं कभी भी निकलकर बरामदे में बैठ जाता हूँ। पहले तो मैं 4 कदम नहीं चल पाता था, अब तो बेटा पूरा हाल से लेके बरामदा तक घूम लेता हूँ अकेले। हाँ दादाजी, ये तो बहुत खुशी की बात है। भगवान ऐसे बच्चे सबको दे। कितना ख्याल रखते हैं बेचारे बच्चे मेरा। दादाजी, आपने खाना खा लिया? हाँ बेटा, हमने खाना खा लिया। तुमने क्या खाया? मैंने मैगी खाया है दादाजी। अच्छा बेटा, और आज तुम्हारा दोस्त नहीं दिख रहा है बेटा? दादाजी वो ना अपनी नानी के घर गया है। अच्छा, तभी हम बोले आज आपका दोस्त नहीं दिख रहा है। मैं भी तो आपकी दोस्त हूँ ना दादाजी। हाँ हाँ मेरी बच्ची, तू भी तो मेरी छोटी सी दोस्त है। मैं छोटी सी नहीं हूँ दादाजी, मैं बहुत बड़ी हूँ। हाँ हाँ दादी अम्मा, बहुत बड़ी है तू। क्या बात है भाई, क्या बातें चल रही हैं चिंकी और दादाजी में? चिंकी हमारी दोस्त है बेटा। चिंकी आपकी दोस्त है दादाजी? हाँ आंटी, मैं दादाजी की दोस्त हूँ। बस अब क्या था, इसी तरह दादाजी का समय बीतने लगा। अब तो दादाजी को पता ही नहीं चलता कैसे दिन होती और दिन से रात हो जाती। चिंकी और मोनू के साथ बातें करते ही दादाजी का सारा दिन निकल जाता था। जब से दादाजी इस कमरे में शिफ्ट हुए थे, दादाजी का तो मानो जीवन ही बदल गया था। दादाजी की आधी बीमारी तो ऐसे ही खत्म हो गई थी। उधर रमेश जी और गायत्री जी की बेटी की डिलीवरी को भी पूरा 1 महीना हो गया था। इसलिए गायत्री जी और रमेश जी भी अपने घर वापस आने लगे थे। लेकिन गायत्री जी ने ये फैसला किया कि वो घर पर बिन बताए ही जाएंगी। वो ये देखना चाहती थी कि बहू उनके पीछे से घर अच्छे से संभाल रही है या नहीं। बस इसी कारण से उन्होंने घर में किसी को भी जानकारी नहीं दी और बिन बताए ही गायत्री जी चली आईं। दादाजी, मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ, फिर आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। हाँ बेटा ठीक है, वैसे तो मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं दादाजी, रूटीन चेकअप तो होना ही चाहिए। कम से कम आपका बीपी शुगर तो पता चलेगा। ठीक है बेटा। जब से गायत्री और रमेश दोनों अपनी बेटी के घर गए हैं, तब से देख रही हूँ मैं। बेचारे गायत्री के ससुर जी बाहर आंगन में ही बैठे रहते हैं। नई बहू के आते ही बेचारी दादाजी की क्या हालत हो गई है। सारा सारा दिन बेचारे बरामदे में बैठे रहते हैं। बहुत ही चालाक है ये नई बहू। बेचारे दादाजी का कमरा तक बदल दिया है। आजकल की बहुओं को तो देखो जरा, बेचारे बूढ़े आदमी को उनके कमरे से तक बेदखल कर दिया है इसने। कहा जरा सा कमरा में लाके पटक दिया है उन्हें। आने दो जरा गायत्री को, सारी बातें बताऊंगी मैं। बेचारे बुजुर्ग पर इतना अत्याचार कर रही है। आते अभी देरी नहीं हुई है और बेचारे बुजुर्ग आदमी को अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। बड़ा दुख लगता है मुझे तो इनको देखकर। हे भगवान, कैसी कैसी बहुएं हैं आजकल की। आने दो गायत्री को, सब बताऊंगी मैं। ये क्या, घर में ताला क्यों पड़ा है? सभी लोग कहाँ गए होंगे आखिर? इसलिए तो तुमसे बोल रहा था गायत्री कि घर में बता दो, बताकर आना था तुम्हें। ना जाने तुम्हारे दिमाग में और क्या चलता है जो बिन बताए चली आई। अरे लेकिन ये लोग कहाँ गए होंगे? और बाबूजी, बाबूजी तो बेचारे। गायत्री तुम आ गई? हाँ सविता, मैं आ गई। वैसे सविता, तुम्हें पता है क्या सभी लोग कहाँ गए हैं हमारे घर के? अरे गायत्री कुछ मत पूछ, जिस दिन से तुम लोग गए हो ना, उस दिन से तुम्हारे घर के हाल बेहाल ही हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है सविता? गायत्री, जिस दिन से तुम गई हो ना, उसके दूसरे दिन से ही तुम्हारी बहू ने तुम्हारे ससुर को घर से बाहर कर दिया है। ये क्या बोल रही हो सविता? गायत्री, मैं सच बोल रही हूँ। अब मैं तुम्हारे पड़ोस में ही रहती हूँ, इसलिए सारा दिन तुम्हारे घर का हाल देखते रहती थी। तुम्हारे ससुर जी बेचारे दिन दिन भर बरामदे में बैठे रह जाते थे। क्या बरामदे में बाबूजी? हाँ दीदी, आपको शायद गलतफहमी हुई है। हमारे बाबूजी तो अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकल सकते। भाई साहब, मेरी ना मानो तो अभी आप खुद देख लेना। आपके बहू बेटों को कहीं जाना रहा होगा, इसलिए हो सकता है आपके बाबूजी को अंदर कर दिया हो उसने और वो लोग दोनों ताला डालकर चले गए हों। हे भगवान, किसी दुश्मन को भी ऐसी बहू मत देना। मुझे तो बड़ा दुख लगता था उनको देखकर। किसकी बात कर रही हो सविता बेटा तुम? बाबूजी आप बाबूजी आप तो अंदर। अरे बेटा, क्या इस मंत्रा की बात सुन रही है तू? और सविता बेटा तू क्या आग लगा रही है मेरे बहू बेटों को? दिन भर घर से खड़े खड़े देखते रहती थी मुझे। अरे कम से कम एक बार आकर ही पूछ लेती मुझसे कि बाबूजी आप बरामदे पर क्यों बैठे रहते हो, तो मैं तुझे खुद सारी बातें बता देता। तू इस तरह मेरे बहू बेटों से बिना मतलब की बातें बताकर क्यों आग लगा रही है? तुझे सच्चाई पता ही नहीं है। बाबूजी, फिर सच्चाई क्या है? बेटा, तेरी बहू तो तेरी भी सास निकली। तेरे जाते ही इसने मुझे एक नया जीवन दिया है बेटा। बेटा, कहाँ मैं 4 कदम नहीं चल पाता था और आज बहू के कारण मैं देख पूरे घर भर में घूमता हूँ। दादाजी इस तरह सारी सच्चाई बताते हैं अपने बहू बेटों को और सच्चाई जानकर गायत्री जी और रमेश जी बहुत खुश होते हैं। गायत्री जी की दी हुई परीक्षा में पूजा पास हो जाती है और गायत्री जी बहुत खुश होती हैं। बेटा, हम बहुत खुशकिस्मत हैं जो तू हमारे घर में बहू बनकर आई है। मम्मी जी, मैं भी बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे इतना अच्छा परिवार मिला। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी प्यारी सी कहानी? वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।